नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेस में। साथियों, अपन चर्चा कर रहे थे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले कुछ डाउट है, उनको क्लियर करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनकी तैयारी किस तरह से करें। उनकी तैयारी भी आप पेपर किस तरह से आएगा हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं करना है। तो और पीवी क्लासेस जो वेबसाइट है वो वहाँ पे नोट्स वगैरह डाउनलोड नहीं हो रहे, किस तरह से नोट्स डाउनलोड करने हैं वो सारी अपन इस क्लास में देखेंगे। देखो, इस क्लास से पहले अपन चर्चा कर लेते हैं एक बार 2 मिनट के लिए। ठीक है। पीवी क्लासेस वाली वेबसाइट पे आप जब जाते हो, जाना कैसे, क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाके आपको सर्च करना है पीवी क्लासेस। पीवी क्लासेस सर्च करोगे, इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये अपनी वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद ओल एग्जाम पे जाओगे तो ठीक है, ये अपना टीजीटी वाला कोर्स आ जाएगा। ठीक है। इस पे जाने के बाद देखो नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कोर्स कंटेंट। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये मेरी क्लासे है। यहाँ पे मेरी क्लासे है, तो इससे पहले इसका वीडियो आ जाएगा। ठीक है। इसके जस्ट नीचे इससे इसकी पीडीएफ आ जाएगी। तो ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है। पीडीएफ की चर्चा अपन ने पिछली क्लासों में भी कर ली कि आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद अपन, एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर, जो सिलेबस है वो किस तरह से तैयार करें, कैसे पढ़े। देखो, मानव विकास एवं वर्दी है, ये आप साइकोलॉजी में पढ़ते होंगे। ठीक है। अगर आपने पहले कोई टीचर की एग्जाम की तैयारी की है, ठीक है, तो आपने पहले पढ़ पढ़ रखे होंगे। नहीं भी पढ़ रखे हो तो हमने नोट्स डाल दिए, वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है। ये मानव विकास एवं वर्दी बाल विकास के नाम से इसके नोट्स डाल दिए। इसके अलावा अधिगम शिक्षण मूल्यांकन, इनके भी नोट्स डले हुए हैं। इसके अलावा टीचिंग मेथड, दो टीचिंग मेथड आपको सेलेक्ट करनी है। ठीक है। एक तो साइंस और एक मैथ। ठीक है। अगर साइंस से है तो, अगर एसएसटी से तो एसएसटी करनी है, हिंदी से है तो हिंदी करनी है। ठीक है। तो लेकिन एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर, हमारे जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो बीएससी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है या फिर बीएड के अकॉर्डिंग। बीएड में तो हमने एक सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट ले ली और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ली थी। जैसे कि साइंस से है तो किसी ने मैथ ले ली थी, और एक दूसरी सब्जेक्ट हिंदी ली थी। मैथ और हिंदी लिए, तो हमें वही पढ़ना है। देखो, ये नोटिफिकेशन में क्लियर भी नहीं किया कि कौन सी टीचिंग सब्जेक्ट चूज करनी है, तो ये तो बाद में पता चलेगा। आप तो जैसे एक सब्जेक्ट तो आपने बीएड में की होगी, साइंस से हो तो साइंस या मैथ की होगी, तो वो पढ़े। ठीक है। साथ में हिंदी भी पढ़े, क्योंकि ये स्पेशल एजुकेटर बीएड से, बीएड में जो बिंदु दिए हुए उन्हीं से उठाया हुआ सिलेबस है। ठीक है। तो वहां से ही अपन को क्या करना है, हिंदी को मानते हुए, जैसे आपने हिंदी ली है तो आप हिंदी की पढ़े, इंग्लिश लिए तो आप इंग्लिश की टीचिंग मेथड पढ़े। ये सारे नोट्स भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके बाद एक डाउट था कि ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उनमें क्या पढ़ना है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले को, जिसने आईडी से बीएड की है वो आईडी पढ़नी है, जिसने एसआईसी की है उसको एचआई पढ़नी है, जिसने वीआईसी की है वीआई उसको पढ़नी है। ठीक है। अपना जो पहला टॉपिक चल रहा है, अपना चल रहा है कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, केस टाइप्स एंड एसोसिएट कंडीशन। ये लगभग कंप्लीट होने वाला है, आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अपन सेकंड टॉपिक की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आईडी से रिलेटेड अपनी क्लासेस चल रही है, एचआईवी से रिलेटेड क्लासेस नहीं चल रही, इनके नोट्स डाल दिए, तो नोट्स से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। तो ये सारी बातें अपन ने कर ली चर्चा। इसके बाद अपन आगे आईडी से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये सिलेबस की होगी। ये तो ये पीडीएफ भी आपको कहाँ पे मिलेगी, वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है। देखो, ये वेबसाइट है पीवी क्लासेज की, तो यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखो, और ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो टीचिंग मेथड है, तो टीचिंग मेथड के नोट्स अपडेट हो गए। मैथ के दिख रहे होंगे आपको, साइंस और हिंदी और एसएसटी के। ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नोट्स यहाँ पे अपडेट हो गई है। ठीक है। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो इधर से। ठीक है। इसके अलावा एचआई के भी अपडेट हो गए हैं। ठीक है। वीआई के भी अपडेट हो गए हैं। ठीक है। इसके अलावा देखो, जो अपन अभी बात कर रहा था कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, उनको कैसे करना है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज यहाँ पे है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज में क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज की। उसको आपको निकला के पेज, उसमें क्वेश्चन रहेगा, ऊपर क्वेश्चन रहेगा, नीचे आपको आंसर लिखना है। ठीक है। फिर इसके बाद ये साइकोलॉजी के नोट्स भी यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। ठीक है। नोट्स यहाँ पे सारे अपडेट हो गए, तो आप यहाँ पे ओपन करके देखें, नोट्स सारे ओपन हो जाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है वो यहाँ पे शुरू होगी, ये पीआरटी और टीजीटी। ठीक है। टीजीटी वाले टेस्ट यहाँ पे आना शुरू होंगे। ठीक है। अभी आना शुरू नहीं हुए, अब शुरू हो जाएगी। अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस की चर्चा भी करेंगे, क्लास भी लेंगे, और उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी रहेगी। ठीक है। तो इसके बाद अपन, ये तो आप सभी के डाउट हो गए। ठीक है। तो यहाँ से नोट्स निकलवा लो, पीडीएफ निकलवा लो इनकी, और सेल्फ स्टडी करें। ठीक है। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी समस्या रहती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है।
ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल हो रहा है पीवी क्लासेज का। ठीक है, तो वो तो पीवी क्लासेज के नाम से है मेन चैनल, तो ठीक है। इसके अलावा एक केवीएस एनवीएस का भी टेलीग्राम चैनल है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन चर्चा करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। अपन पहले टॉपिक की चर्चा कर रहे थे, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, केस टाइप्स, रोकथाम वगैरह, और एसोसिएट कंडीशन, सहवर्ती स्थितियां, इनकी चर्चा अपन कर रहे थे। तो अपन लास्ट में थे, एसोसिएट कंडीशन की चर्चा कर रहे थे लास्ट में। ठीक है, अपन ने सेरेब्रल पॉलिसी की चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो दो तीन एसोसिएट स्थितियां बच रही थी, जैसे मिर्गी है वो बच रही थी, एडीडी बच रही थी, एडीएचडी बच रही है। ठीक है, इनकी चर्चा करते हुए एक बार इसका स्पीड से रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद अपन वो जो पीवाईक्यू वाली जो क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव वाली क्वेश्चन वाली क्लास अपन करेंगे। अपन को ये सारा याद होना चाहिए, एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले तो अपन वो जो 2 पॉइंट अपने बच रहे थे उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन स्पीड से रिवीजन करेंगे। देखो कहाँ तक अपना क्लास हो गई थी, यहाँ तक देखो। अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी इनकी, किसकी, ये जो सेवर थी, एसोसिएट कंडीशन है, इनकी चर्चा अपन ने की थी। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है एंड एसोसिएट कंडीशन है, सेरेब्रल पॉलिसी है। ठीक है, और ओटिज्म है। ठीक है, इसके अलावा सेंसरी इम्प्रूवमेंट्स है, एडीडी है, एडीएचडी है। ठीक है, और एपिलेप्सी है, यानी कि मिर्गी है। ठीक है, बौद्धिक दिव्यांगता और सैवर्ती अवस्था है। तो सबसे पहले सेरेब्रल पॉलिसी की चर्चा अपन ने की थी, पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि सेरेब्रल पॉलिसी क्या होती है। तो सेरेब्रल पॉलिसी देखो, ये मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बौद्धिक दिव्यांगता और सेरेब्रल पॉलिसी के बीच एक मजबूत संबंध पाया जाता है। अनुमानतः सेरेब्रल पॉलिसी वाले कम से कम 25% व्यक्तियों में बौद्धिक दिव्यांगता पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि अपने मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, इस वजह से चलने फिरने में, या फिर हाथों को घुमाने में, ठीक है, या पैरों में, हाथों में, इनमें समन्वय में दिक्कत होती है। ठीक है, शरीर जकड़ जाता है, इस तरह की दिक्कतें होती है। ठीक है, तो जैसे कि सेरेब्रल पॉलिसी मस्तिष्क क्षति के कारण होता है, ये तो अपन ने चर्चा कर ली। अंगों और गति से संबंधित कार्य को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप संतुलन और समन्वय में कमी आ जाती है। अब व्यक्ति संतुलन नहीं बना पाता है, सही से बैठ नहीं पाता है, ठीक है, खड़ा नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता है, ठीक है, घूम नहीं पाता है। मस्तिष्क के जिस भाग पर प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर मांसपेशियों का तनाव असामान्य रूप से अधिक हो सकता है, जिसके कारण गति करना कठिन हो जाता है, या फिर असामान्य रूप से कम हो सकता है। ढीली या फ्लॉपी हरकतें दिखाई देती है। कुछ व्यक्तियों में अनैच्छिक गतिविधियां भी दिखाई देती हैं। जो तनाव है वो या तो अधिक हो सकता है, या फिर कम हो सकता है। अगर अधिक होगा तनाव, असामान्य रूप से अधिक होगा, तो गति करना कठिन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बौद्धिक दिव्यांगता और सेरेब्रल पॉलिसी वाले बच्चों को प्राय फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी में क्या होता है, फिजियोथेरेपी में जैसे कि योग है, व्यायाम है, इसके द्वारा उनके हाथों में, पैरों में जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाता है। दूर तो क्या, उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, फिजियोथेरेपी के, योग व्यायाम के द्वारा। फिर इसके बाद है ऑक्यूपेशनल थेरेपी तथा स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में तो क्या होता है, जैसे बोलने से रिलेटेड समस्या है, वो तुतलाकर बोलता है, तो तुतलाकर बोलता है। ठीक है, तो उसको स्पीच थेरेपी के माध्यम से सुधार किया जा सकता है उसके अंदर। और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो दैनिक कार्य है, जैसे ब्रश करना है, कपड़े पहनना है, ठीक है, इस तरह की जो गतिविधियां है, अपने जो दैनिक व्यवहार है, ठीक है, उससे संबंधित गतिविधियों में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। ठीक है, साथ में ही उन्हें सहायक उपकरण जैसे अनुकूलित कुर्सियां, संशोधित पेंसिल, चम्मच तथा गतिशीलता के लिए व्हील चेयर जैसे सहायक साधनों की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं ओटिज्म। ओटिज्म की अपन ने चर्चा की थी, अपन ने कई बार पढ़ लिया अभी ओटिज्म, देखा सबको क्लियर होना चाहिए। 75% व्यक्तियों में बौद्धिक दिव्यांगता भी होती है ओटिज्म से प्रभावित वाले बच्चों में, और इसकी शुरुआत 3 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है। ठीक है, इसमें सामाजिक संप्रेषण व्यवहार में असमानता दिखाई देती है, जैसे आंखों से संपर्क नहीं कर पाना, गले लगाए जाने का विरोध करना तथा दूसरों से संबंध स्थापित करने में कठिनाई होता। अपन ने देखा था पिछली क्लास में, ओटिज्म से रिलेटेड वाले जो बालक होते हैं, ओटिज्म को हिंदी में बोलते हैं स्वलीनता। स्वलीनता का इसका मतलब है कि एक बालक स्वयं में लीन होता है, उसको कोई किसी से मतलब नहीं होता है। अगर वो कुछ कार्य कर रहा है तो वो उसी में लीन होगा। बाकी कोई कुछ भी बोलो, आप अगर उससे 10 बार बोलते तो भी वो आपका जवाब नहीं देता है। ठीक है, वो स्वयं में लीन होता है। ठीक है, इसके अलावा ओटिज्म ऑटो शब्द से, ग्रीक वर्ड का ऑटो शब्द है, सॉरी ग्रीक वर्ड नहीं, मतलब ग्रीक लैंग्वेज का ऑटो शब्द से किस ओटिज्म आया है। ठीक है, इसकी चर्चा अपन ने कर ली ओटिज्म की। ओटिज्म का हिंदी में अर्थ होता है स्वलीनता, इसकी बहुत चर्चा भी अपन ने कर ली। ठीक है, इसके अलावा ओटिज्म वाले बच्चे क्या होते हैं, समाज के साथ संबंध नहीं बना पाते, माता पिता के साथ बातें नहीं कर पाते, वो आंखें नहीं मिला पाते, ठीक है, और दोस्त नहीं बना पाते। ये सारी बातें किसमें होती है, ओटिज्म से रिलेटेड वाले वाले में।
और अगर उन्हें गले लगाते हैं तो उसका भी वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। आंखों से आंखें नहीं मिला पाते, एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते, ठीक है, अपनी समस्या को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। इसके लक्षणों में अनुभूति संबंधी समस्याएं शामिल होती है, जैसे प्रकाश, स्पर्श या ध्वनि के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया, दोहराव वाली गतिशील क्रिया जैसे झूलना तथा एक रूपता या कठोर दिनचर्या, अत्यधिक जोर देना, भाषा का विकास विलंबित हो सकता है या पूरी तरह से अनुपस्थित भी हो सकता है। जो ऑटिज्म से रिलेटेड जो बालक होते हैं, उनमें भाषा का विकास में देरी हो सकती है, क्योंकि वे समाज के साथ संप्रेषण कर ही नहीं पाते हैं। इस वजह से भाषा के विकास में भी क्या हो सकती है, देरी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद ऑटिज्म में प्रगति सामान्यतः धीमी होती है। उपचारात्मक रणनीतियों में प्राय भविष्य संवेदी इनपुट का उपयोग किया जाता है ताकि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके, ठीक है। इसके बाद है सेंसरी सेंसरी इंप्रूवमेंट, संवेदी बाधिताएं, ठीक है। तो संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं? संवेदी अंग होते हैं जैसे कान है, आंख है, नाक है, ये सारे संवेदी अंग होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, दृष्टि एवं श्रवण बाधिता, विजुअल एंड हियरिंग इंप्रूवमेंट, ठीक है। जब बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे में संवेदी हानि होती है तो वह उन प्रतिपूरक कौशलों को आसानी से विकसित नहीं कर पाता जिन्हें बिना बौद्धिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति उपयोग कर सकता है। अगर बौद्धिक दिव्यांग वाले व्यक्ति में क्या होता है, संवेदी हानि हो जाती है, जो अन्य जो अंग है उनको भी वो विकसित नहीं कर पाता है। अगर वो उनके संवेदी अंगों में अगर हानि है तो बाकी कौशल को भी वो विकसित नहीं कर पाता है, ठीक है। जिन्हें बिना बौद्धिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति उपयोग कर सकता है, जैसे केवल दृष्टि बाधिता वाला व्यक्ति सुनने की क्षमता पर अधिक निर्भर हो जाता है। फिर इसके बाद ट्रेनिंग फोकस, प्रशिक्षण का फोकस, दृष्टिबाधिता प्लस बौद्धिक दिव्यांगता मतलब विजुअल इंप्रूवमेंट प्लस आईडी वाले की बात कर रहे हैं। प्रशिक्षण में क्या करेंगे, इसको स्पर्श विधियों द्वारा अत्यधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है, तथा शेष इंद्रियों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाता है। जो बच्चा दृष्टि बाधित बच्चा है और बौद्धिक दिव्यांगता वाला बच्चा है, उन्हें स्पर्श के द्वारा सिखाया जाता है, जैसे ब्रेल ब्रेल पद्धति, ब्रेल विधि है, उसके द्वारा सिखाया जाता है। अक्षरों को उभार कर स्पर्श के माध्यम से उसको सिखाया जाता है, ठीक है, किसको, दृष्टि बाधित वाले बच्चों को। इसके अलावा श्रवण बाधित तथा बौद्धिक दिव्यांगता यानी हियरिंग इंप्रूवमेंट प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बालक का वो प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत संप्रेषण रणनीतियों को विकसित करना होता है। ऐसे बालकों को में क्या होता है कि बालकों के अंदर संप्रेषण मतलब बातचीत कर जो करने का जो माध्यम होता है वो विकसित करना होता है, ठीक है। मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत कौशलों, गतिशीलता और संप्रेषण में स्वतंत्रता प्राप्त करना, जो प्राय नियमित और दोहराव आधारित व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से सिखाया जाता है। जो श्रवण बाधित वाले बच्चे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, संकेत के माध्यम से समझना, संकेत के माध्यम से किसी बात को कहना, ये सारी बातें उनको सिखाई जाती है, ठीक है। उसके बाद एडीडी तथा एडीएचडी की चर्चा करें तो एडीडी और एडीएचडी की अपन को जो फुल फॉर्म है वो भी पता होनी चाहिए। क्या पता फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ले। एडीडी की फुल फॉर्म है अटेंशन अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। और एडीएचडी की क्या है, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। हाइपर एक्टिव का मतलब होता है अति सक्रिय व्यवहार, ठीक है। बौद्धिक दिव्यांगता वाले कुछ बच्चों में अति सक्रियता देखी जाती है, जिसमें वे लगातार सक्रिय रहते हैं, बेचैन होते हैं और किसी एक स्थान पर बैठकर किसी गतिविधि को पूरा नहीं कर पाते हैं। देखो, एडीडी और एडीएचडी में क्या अंतर है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। एडीडी का मतलब है अटेंशन डिफिक्ट डिसऑर्डर, मतलब इसमें बच्चा एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, किसमें, एडीडी में, ठीक है। और एडीएचडी में इसमें ध्यान केंद्रित भी नहीं कर पाता है, साथ में बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। क्या होता है, हाइपर एक्टिव होता बिहेवियर होता है, अति सक्रिय व्यवहार होता है, किसमें, एडीएचडी में। अपन को नाम में भी पता लग रहा है, ठीक है, हाइपर एक्टिव बिहेवियर आ रहा है। तो हाइपर एक्टिव बिहेवियर में क्या होता है, जो अति सक्रिय व्यवहार देखा जाता है, जैसे कि वे कंटिन्यू रहते हैं, एक जगह बैठ नहीं पाते, वे बेचैन रहते हैं, कुछ ना कुछ टेंशन उनको लगी रहती है, ठीक है। इसके अलावा एक ही स्थान पर बैठकर कोई भी कार्य वो पूरा नहीं कर पाते, एडीएचडी वाले बालक, ठीक है। और क्या है विशेषता इनकी, ऐसे बच्चे आवेगी होते हैं, जल्दी ध्यान क्या हो जाता है इनका, भटक जाता है, एकाग्रता में कठिनाई होती है और आवश्यकता से अधिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अटेंशन डिफिक्ट डिसऑर्डर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि आवेगी होते हैं। ध्यान रखना, हाइपर एक्टिव कौन से, एडीएचडी वाले बालक होते हैं हाइपर एक्टिव, ठीक है। और एडीडी वाले अटेंशन मतलब ध्यान में कमी, ठीक है, एकाग्रता में कठिनाई होती है, ध्यान भटक जाता है, ये सारे बालक कौन से होते हैं, एडीडी वाले बालक होते हैं। और एडीएचडी वाले बालक आते ही इसका मतलब अपन को समझ आना है कि हाइपर एक्टिव की बात कर रहा है, कि वो बच्चा एक जगह स्थिर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक एवं शैक्षणिक प्रभाव, ठीक है। एक स्थान एक स्थान पर स्थिर न बैठ पाने की प्रवृत्ति के कारण बच्चे कभी भी उपहास या बदसुल्की का शिकार भी बन जाते हैं। इसका कारण विद्यालय कार्यों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है, ठीक है।
प्रबंधन, इस स्थिति का प्रबंधन सामान्यतः गतिविधियों की संरक्षित समय सारणी बनाकर किया जाता है तथा कुछ मामलों में औषधीय उपचार भी सहायता ली जा सकती है। जैसे एडीएचडी वाले बालक है, तो ऐसे बालकों को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं विद्यालय में, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाई जाती है, जिसके माध्यम से वो कार्य करता रहे अपना, है ना। और उसको बीच बीच में मोटिवेट भी किया जाता है, प्रशंसा भी की जाती है, वो कार्य को सही करता है तो ठीक है। तो इस तरह से उनको क्या किया जाता है, सुधार किया जा सकता है। इसके बाद मिर्गी है, एपिलिप्सी, ठीक है। इसके बारे में, मिर्गी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कई बार आपने सुना भी होगा। मिर्गी क्या होती है? बौद्धिक दिव्यांगता वाले काफी बड़ी संख्या में व्यक्तियों में मिर्गी के दौरे पाए जाते हैं। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि मिर्गी से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति में बौद्धिक दिव्यांगता, अगर मिर्गी से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो आवश्यक नहीं है कि वो बौद्धिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति में भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मिर्गी में क्या होता है, मिर्गी के दौरान मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों में क्या होती है, गड़बड़ी होती है। विद्युत मस्तिष्क के जो संकेत होते हैं, यानी कि विद्युत गतिविधि बोल सकते हैं उसको, उसमें क्या होती है, गड़बड़ी होती है, या तो जल्दी आ जाता है या फिर आते नहीं है। ये हल्के एब्सेंस सीजर, कुछ क्षणों के लिए चेतना का अभाव, कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल ही चेतना का अभाव हो जाता है, कुछ भी याद नहीं होता, कुछ भी पता नहीं रहता है, ठीक है। से लेकर गंभीर दौरों तक हो सकते हैं, जिसमें व्यक्ति का गिर जाना, एक शरीर का अकड़ जाना, झटके लगना, मुंह से झाग आना, मूत्र नियंत्रण का नष्ट हो जाना शामिल होता है। ये सारे किसके लक्षण हैं? ये सारे मिर्गी के लक्षण हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा झाग आ रहे हैं, ऐसे एकदम से डर जाते हैं कि क्या हुआ है, अब क्या होगा इसका? तो कुछ नहीं है, थोड़ी देर उसको सामान्यतः लेटा देना है, ऐसी साफ जगह लेटा देना है, जहाँ पे आस-पास कोई भी ऐसी खतरनाक वस्तु नहीं हो, ठीक है? थोड़ी देर बाद में वो अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। कई बार थोड़ी देर के लिए आता है, कई बार अधिक समय के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि जो भी व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उसको, उससे संबंधित जो भी है बातें कि भाई अब आने वाले हैं, उससे संबंधित आभास हो जाता है, तो उनके लक्षणों का डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्टर से उनके लक्षणों को जानकर, अगर उनको उसको पता लग जाता है कि मिर्गी के दौरे आने वाले हैं, तो उस समय उसको सही स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए और वहां पे आराम से लेट जाना चाहिए, ताकि उसको कोई भी चोट वगैरह नहीं हो, ठीक है। इस स्थिति में चिकित्सीय उपचार अत्यंत आवश्यक है और चिकित्सक द्वारा निर्धारित मात्रा तथा समय के अनुसार दवाओं का नियमित रूप से पालन किया जाना चाहिए। प्रभावित व्यक्ति को उन प्रारंभिक संकेतों या संवेदनाओं के बारे में पहचान करना सिखाया जाना चाहिए जो दौरे से पहले महसूस होती है, ताकि वे समय रहते सुरक्षित स्थान पर जा सके और बैठ सके और चोट से बचा जा सके, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को बताना चाहिए कि आपको इस तरह के लक्षण आते हैं तब मिर्गी आती है, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे कि अगर कई बार क्या है, अब वो सड़क के बीच में खड़ा है और उस समय उसको मिर्गी का दौरे आ गए, उस समय वो गिर गया, नीचे गिर गया, तो उस समय एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है उसको, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे उनके लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए, मिर्गी से रिलेटेड वाले बातों की। अपन ने मिर्गी के बारे में चर्चा कर ली। इसके बाद में इस स्थिति में चिकित्सीय उपचार अत्यंत आवश्यक है। ये वाली चर्चा तो अपन ने ये वाली बात कर ली, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। पहला टॉपिक जिसमें अपना कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, केस है, टाइप्स है, ठीक है, रोकथाम है, ठीक है। ये सारी बातें और एसोसिएट कंडीशन है, ये अपन ने लास्ट में पढ़ी है, एसोसिएट कंडीशन। जैसे सेरेब्रल पॉल्सी है, ये भी एसोसिएट कंडीशन है, ऑटिज्म भी एसोसिएट कंडीशन है, ठीक है, संबंध स्थितियां। और इसके अलावा कौन सी, एडीडी और एडीएचडी पढ़ी है अपन ने, और मिर्गी पढ़ी है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपने चर्चा कर ली। साथ में ही मैं बता रहा था कि अपन इसकी एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेंगे, क्या क्या अपन ने पढ़ा है अभी शुरुआत से लेकर अब तक अपन ने क्या पढ़ा है, ठीक है। ये वाला अपना टॉपिक है, सबसे पहले तो अपन चर्चा कर लेते हैं, ये वाला अपना टॉपिक है। टॉपिक में कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, केस पढ़ ली, टाइप्स पढ़ ली, ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंशन पढ़ा, एसोसिएट कंडीशन भी अपन ने पढ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट इनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। बौद्धिक विकलांगता क्या है? बौद्धिक विकलांगता तंत्रिका विकासात्मक विकार है, ये अपन को ध्यान रखना है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि बौद्धिक विकलांगता कौन सा विकार है, तंत्रिका विकासात्मक विकार। कब होता है? 18 से 22 वर्ष की आयु में होता है। बौद्धिक कार्य प्रणाली में, इसमें क्या होता है, बौद्धिक कार्य प्रणाली में और अनुकूल व्यवहार दोनों में क्या होती है, समस्या होती है। बौद्धिक कार्य प्रणाली का मतलब क्या होता है? सोचने, समझने, तर्क करने, चिंतन से संबंधित क्या है, बौद्धिक कार्य प्रणाली। अनुकूली व्यवहार का मतलब क्या होता है? अनुकूली व्यवहार जैसे कि बातचीत करना, या फिर अपने जो दैनिक क्रिया से संबंधित कार्य करना, ठीक है, ये सारे अनुकूली व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। दोस्त बनाना वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी, इसमें आईक्यू परीक्षण और 70 से कम आईक्यू स्कोर वाले बौद्धिक क्षमता का क्या देते हैं, संकेत देते हैं, ठीक है। अनुकूली व्यवहार दैनिक जीवन कौशलों को संदर्भित करता है, किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने और दूसरों के साथ बातचीत करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें अपन ने चर्चा कर ली। इसके अलावा धीरे धीरे सीखते बौद्धिक क्षमता वाले बालक, ये अपन को पता ही है। इसके अलावा विकलांग व्यक्ति अधिनियम क्या परिभाषा थी 1995 में? मानसिक मंदता का अर्थ है किसी व्यक्ति का अवरुद्ध या अपूर्ण विकास,
जिसकी विशेषता 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट हो जाने वाली बुद्धि की असमर्थ है। कोई भी व्यक्ति है उसका विकास अवरुद्ध हो गया, मतलब रुक गया, पूरा विकास नहीं हुआ, ठीक है, या फिर पूरा विकास नहीं हुआ, तो ये कौन होते हैं? मानसिक मंदता वाले, और 18 वर्ष से पहले इसकी प्रकट हो जाती है, ठीक है। ये कब? 1991 में बताया गया, ठीक है। इसके बाद अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन 2002 ने क्या परिभाषा बताई कि इसकी विशेषता बौद्धिक कार्य प्रणाली और अनुकूलन व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण क्या होती है? सीमा होती है, कमी होती है, ठीक है। वैचारिक, सामाजिक और व्यवहारिक अनुकूलन कौशल में व्यक्त होता है। यह विकलांगता 18 वर्ष की आयु से पहले उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी कि बौद्धिक विकलांगता है, ये 18 वर्ष के पहले उत्पन्न हो जाती है, इसके बाद भी उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 ने क्या परिभाषा बताई? को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जिसमें बौद्धिक और अनुकूलन कार्य जैसे दैनिक, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल शामिल है, दोनों में बड़ी सीमाएं होती है। तो ये अपन को परिभाषाएं पता लग गई है, ठीक है। इस अपन ने कुछ विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं पढ़ी, ठीक है। पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया है, ठीक है। लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया है, और गणित से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित कौन सी है? डिसकैलकुलिया है। समन्वय से संबंधित, ठीक है, आंखों और हाथों का समन्वय सही से नहीं हो पाता है, ठीक है, तो वो कौन सी है? डिस्प्लेक्सिया, या वाणी विकासात्मक मशागत को प्रभावित कर सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा। ये 3 वर्ष की आयु में शुरू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्वलीनता, बालक जो कर रहा है, ठीक है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। बैठने, चलने, बोलने जैसे विकासात्मक पड़ाव पहुंचने में देरी होती है। ये किसकी विशेषता है? ये आईडी की विशेषता है, अपन ने पढ़ी। उनका भाषा विकास अक्सर कमजोर होता है, शब्दावली सीमित होती है, ध्यान अवधि कम होती है, और संचार कौशल कमजोर होते हैं। इससे पूछा जा सकता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बालकों की विशेषताएं को लिखिए। तो अपन को लिखना क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बालक में बैठने, चलने, बोलने जैसे विकासात्मक पड़ाव तक पहुंचने में क्या होती है? देरी होती है। भाषा विकास कमजोर होता है, शब्दावली सीमित होती है, ध्यान अवधि कम होती है, संचार कौशल कमजोर होते हैं, ठीक है। कौन से बालकों के? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बालकों के। मोटर समन्वय और एकीकरण कमजोर होते हैं, जिससे गतिविधियां अनाड़ी या असमन्वित हो जाती है। सामाजिक सामाजिक कौशल विकसित करने में कठिनाई होती है, और उन्हें बातचीत करने या दोस्ती करने में भी क्या होती है? कठिनाई होती है। स्मृति, सोच, तर्क, कल्पना और समस्या समाधान आमतौर पर क्या होता है? कमजोर होता है, ठीक है। इसके अलावा अवधारणा निर्माण कमजोर, विलंबित होता है, और शैक्षणिक या स्कूल प्रदर्शन औसत से क्या होता है? कम होता है। कुछ बच्चों में शारीरिक अंतर हो सकते हैं, जैसे असामान्य रूप से छोटा होना, या फिर सिर बड़ा होना, आंखें छोटी होना, ये भी हो सकता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बालकों में, ठीक है। इसके बाद बौद्धिक क्षमता वाले कई बच्चों में कोई भी स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते, खासकर जब इसका कारण पर्यावरणीय कारक हो, जैसे कुपोषण है, शीशा विषाक्तता है, तब दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन ने चर्चा कर ली किसकी? विशेषताओं की। सामाजिक संकोच की कमी, सामाजिक सीमाओं के बारे में, समाज के बारे में उसको कोई भी जागरूकता नहीं होती, समाज के साथ किस तरह से बातचीत करना है, किस तरह से बोलना है, ये सारी बातें नहीं होती। सीखने में अधिक समय लगता है, और अधिक पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। जो इंडिविजुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड बालक है, वो धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है, और उन्हें पुनरावृत्ति की अधिक आवश्यकता, बार बार पुनरावृत्ति करने होते हैं। एक ही विषय वस्तु को बार बार बताना पड़ता है, लेकिन सभी बच्चे सही सहयोग से सीख सकते हैं, और अपने समुदाय में भाग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन ने टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं, मनोवैज्ञानिक, उसके बाद चिकित्सा वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक 3 प्रकार के, चिकित्सा 4 प्रकार। हल्की बौद्धिक क्षमता IQ 50 से 69 के बीच में, ये इसकी चर्चा अपन ने कर दी थी कि इसका उम्र का पता नहीं चलता इसका, ठीक है। स्कूल जाने की उम्र तक इसका पता नहीं चलता। 9 से 12 वर्ष के बच्चों का स्तर तक बुनियादी पढ़ना लिखना और गणित सीख सकते हैं। आत्म देखभाल कर सकते हैं, व्यवहारिक कौशल विकसित कर सकते हैं, अक्सर व्यस्त होने पर स्वतंत्र रूप से रह भी सकते हैं। कौन से बालक? हल्की बौद्धिक क्षमता वाले, इनमें बहुत कम बौद्धिक क्षमता होती है। मध्यम बौद्धिक विकलांगता वाले, IQ 35 से 49, ये बचपन में ही दिख जाता है कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड बालक है, ठीक है। बोलने में देरी आम होती है। ऐसे व्यक्ति बुनियादी स्वास्थ्य, सुरक्षा और दैनिक जीवन कौशल सीख सकते हैं, लेकिन उन्हें घर कौशल और कार्यस्थल पर नियमित सहायता की आवश्यकता होती है। वयस्क होने पर वे सहायता प्राप्त आवास में रह सकते हैं, या सुरक्षित कार्यस्थल पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा गंभीर वाले में यह प्रारंभिक जीवन से ही स्पष्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को आजीवन देखभाल और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। वे सीमित दैनिक गतिविधियां सीख सकते हैं, लेकिन अक्सर पूरी तरह से देखभाल करने वालों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अ, कारण दिए हुए कि किस कारण से बौद्धिक अक्षमता होती है, तो उसमें आनुवांशिक कारण है, जन्म पूर्व कारण है, प्रसवकालीन, प्रसवोत्तर कारण। इनकी भी अपन ने विस्तार से चर्चा की थी कि आनुवांशिक में तो डाउन सिंड्रोम है, जो विभिन्न सिंड्रोम है, या फिर बीमारियां हैं, ठीक है, वो सारी क्या है? आनुवांशिक है। तो वो अगर वो भी बच्चों में भी वो क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। डाउन सिंड्रोम है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, ये सारे गुणसूत्र संबंधी विकार है। डाउन सिंड्रोम 21वीं गुणसूत्र की कमी से होता है, ठीक है।
इसके अलावा फेनिलकीटोनुरिया है, प्रेडर-विली सिंड्रोम है, लेस-नील सिंड्रोम है, ठीक है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस जैसे जन्मजात से आपसे संबंधी विकार है। ठीक है, ये मस्तिष्क के विकास में क्या डालते हैं? बाधा, जिससे बोधि की क्षमता होती है। जन्म पूर्ण कारणों में गर्भावस्था के दौरान समस्याएं जैसे असामान्य भ्रूण कोशिका विभाजन, रूबेला जैसे मात्र संक्रमण तथा शिशु के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले शराब या नशीली दवाओं जैसे पदार्थों का सेवन भी क्या है इसमें शामिल है। ठीक है। इसके बाद अनियंत्रित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, संक्रमण जैसी मात्र स्वास्थ्य संबंधी संख्याएं स्वास्थ्य समस्याएं भी जोखिम को बढ़ाती है। प्रसवकालीन कारणों में जन्म के समय होने वाली जटिलताएं, जैसे प्रसव हो रहा है उस समय उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। तो ठीक है, तो भी उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने चर्चा की। इसके अलावा प्रसवोत्तर कारणों में मस्तिष्क संक्रमण, मेनिंजाइटिस, एनसेफ्लाइटिस एन्सेफ्लाइटिस, सिर की चोटें, कुपोषण, सीसा या पारा जैसे हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आना तथा बचपन में गंभीर उपेक्षा शामिल है। गर्भावस्था के दौरान गंभीर आयोडीन की कमी जैसे पर्यावरणीय कारक रोकी जा सकने वाली बौद्धिक अक्षमता का कारण बन सकती है। अगर आयोडीन की भी कमी है तो भी उसको बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। ठीक है, तो ये जांचें अपन को करवाते रहना चाहिए चिकित्सक की। और खराब पर्यावरण स्थितियां हैं, उत्तेजना का अभाव है, ये सारी स्थितियां भी विकास को धीमा कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन ने चर्चा की। फिर इसके बाद चार प्रकार है, वही है हल्की बौद्धिक क्षमता में, इसमें 55 से 70 के बीच आईक्यू रहता है। और इसके बाद है वही बातें उसके अंदर है, मध्यम बौद्धिक में आईक्यू 40 से 55 रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद गंभीर बौद्धिक क्षमता में आईक्यू 25 से 40 के बीच में रहता है। ठीक है। और गहन बौद्धिक क्षमता में आईक्यू 25 से कम रहता है। इसमें बच्चे की समझ और संसार क्षमताएं बहुत सीमित होती है, वह देखभाल तथा दैनिक आवश्यकताओं को पूरी तरह से दूसरों पे निर्भर रहता है। ठीक है। इसके बाद अनुकूल व्यवहार की कमी होती है। रोकथाम के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि माता पिता है उनको बताना चाहिए कि अगर आप गर्भावस्था में है तो आप नशीले पदार्थ, शराब, सिगरेट इनका सेवन नहीं करें, नहीं तो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो सकता है और उससे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो ये रोकथाम के स्तर है, यहाँ पे प्राथमिक स्तर है। ठीक है, प्राथमिक स्तर जो बच्चे का जन्म नहीं हुआ उससे पहले किया जाता है। ठीक है। शराब, धूम्रपान और नशीले पदार्थ हानिकारकों के सेवन के लिए शिक्षित किया जाता है। ठीक है। व्यक्ति के स्तर पे क्या किया जाता है? जिस समय इस स्तर का उद्देश्य उन स्थितियों किसी की पहचान और सुधार करना है जो बौद्धिक दिव्यांगता का कारण बन सकती है। ठीक है। इसके अंतर्गत नवजात शिशुओं की फेनल कीटोनूरिया जैसे चयापचय विकारों के लिए जांच करना, पर्यावरण से सीसा जैसे हानिकारक पदार्थों को हटाना, समाज और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए विशेष पूर्व विद्यालय कार्यक्रम प्रदान करना। ठीक है। तो ये सारी बातें तृतीयक स्तर में जब पता लग जाता है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड बालक है, तब उसको माता पिता को परामर्श दिया जाता है कि किस तरह से बच्चे के साथ व्यवहार करना है, किस तरह से बच्चे को सिखाना है। ये सारी बातें तृतीयक स्तर में आती है। ठीक है। इसके बाद विकासात्मक अवस्था के अनुसार रोकथाम। ठीक है। जन्म से पूर्व रोकथाम, भ्रूण को बीमारियों सुरक्षित रखने के लिए गर्भावस्था के दौरान नियमित क्या लगानी चाहिए? चिकित्सीय देखभाल आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा पोषण भी, गर्भवती महिला को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिजों से भरपूर संतुलित आहार देना चाहिए। ये भी अपन ने चर्चा की थी। टीकाकरण भी, गर्भावस्था के दौरान टेटनस का टीका प्रसव के समय और उसके बाद इसमें होने वाले संक्रमणों में सुरक्षा क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद निदानात्मक परीक्षण है, यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी है, ये एमनियो सेंटेसिस है, मात्र रक्त जांच है। इन ये करवा के आप उनको पता भी लगा जा सकता है कि क्या समस्या है। ठीक है। उसके बाद उसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति होनी चाहिए, जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा है अस्पताल में प्रसव होना चाहिए। ठीक है। शिशु अनुवर्ती देखभाल होनी चाहिए। ठीक है। ये सारी बातें अपने चर्चा के लिए थी। और नवजात की भी जांच सरल रक्त और मूत्र परीक्षण के द्वारा हाइपोथायराइड या पीकेयू जैसी स्थिति की पहचान की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद टीकाकरण, खसरा, पोलियो और गल्स व मम्पस जैसी बीमारी के विरुद्ध टीकाकरण मस्तिष्क से संबंधित जटिलताओं की रोकथाम में सहायक होती है, उनको टीका लगवाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद परिवार नियोजन। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, गर्भधारण के बीच उचित अंतर रखना तथा जानकारी की 20 से 30 वर्ष की आयु में मातृत्व के दौरान बौद्धिक दिव्यांगता का जोखिम सबसे कम होता है। जब बच्चे का जन्म 20 से 30 वर्ष की आयु के बीच में होता है, यानी कि 20 से पहले नहीं हो और 30 के बाद में नहीं हो, तब बच्चा बिल्कुल भी संभावना नहीं होती कि वो डिसेबिलिटी वाला बालक होगा। ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। फिर ये बौद्धिक दिव्यांगता और सेवृत्ति अवस्था, अपन ने सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, संवेदन बाधिता, एडीडी, एडीएचडी, मिर्गी, इनकी चर्चा तो अपन ने विस्तार से की है। साथ में ही अपना ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक में जब अपन चर्चा करेंगे तब अपन इससे रिलेटेड पीवाईक्यू और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और इसके अलावा अपन
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो 60 क्वेश्चन अपने पूरे सिलेबस से आने वाले हैं, ठीक है? तो इससे किससे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आता है, इनकी चर्चा भी अपन करेंगे क्योंकि इस इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक पहली बार पेपर हो रहा है, तो अपन को क्वेश्चंस भी करना है, तो जिससे पता चले कि हाँ, अपन क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है? तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अपन सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। फिर भी आप नोट डाउनलोड कर सेल्फ स्टडी करें और वहाँ पे कोई भी डाउट रहता है, कोई भी बात समझ में नहीं आती, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।